तो हेलो एवरीवन, ये है हमारी आई थिंक फोर्थ वीडियो, फिफ्थ वीडियो है। तो ये है हमारी फिफ्थ वीडियो। अब हमें बात करनी है, हमने रैशनल नंबर की तो बात कर ली थी, अब हमें बात करनी है इररैशनल नंबर्स की। तो इररैशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं ना। तो देखो, इररैशनल नंबर्स हमने बात करी थी लास्ट टाइम कुछ डेसिमल्स की, है ना। कुछ नंबर ऐसे थे जो टर्मिनेट हो जाते थे। जैसे कि टर्मिनेट कौन कौन से नंबर हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 4.325, इसके बाद ये टर्मिनेट हो गया, इसके बाद ये आगे बढ़ा ही नहीं, ठीक है। जैसे कि एक और नंबर है 6.87, ये भी टर्मिनेट हो गया, या 3.0, ये भी टर्मिनेट हो गया। तो वो नंबर जो टर्मिनेट हो जाते थे वो तो रैशनल ही होते थे। क्या होते थे? ये तो रैशनल ही होते थे। फिर हमने पढ़ा था, क्योंकि हम इसको पी बाई क्यू में लिख सकते हैं ना, याद करो कैसे लिख सकते हैं। जैसे मुझे इसको लिखना हो तो 687 अपॉन में 100, क्योंकि पॉइंट के राइट में 2 डिजिट हैं तो मैंने नीचे 100 लगा दिया। तो इस टाइप के नंबर को तो हमने पी बाई क्यू में लिख दिया था। इसके बाद थे नॉन रिपीटिंग, नहीं नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी, इसके बाद हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर थे, है ना। कुछ इस तरह के देखे थे, जो कि हमने लास्ट क्लास में हमने इनको बहुत अच्छे से देखा। जैसे 4.763, 763, 763 एंड सो ऑन। इसको हमने पी वाई क्यू में भी लिखना सीखा, कई सारे क्वेश्चन किए थे इसके। ये 4.763 के ऊपर बार, इसको पी वाई क्यू में हमने लिख दिया था। क्या हम सक्षम थे इसको लिखने में? तो थे ना, हमने इसको पी बाई क्यू में लिख दिया। इसका मतलब जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट, इसको कई किताबों में रिपीटिंग लिखा गया है, कई किताबों में रिकरिंग लिखा गया है। रिकरिंग मतलब जो बार बार अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, या फिर रिपीटिंग, आप कुछ भी बोल सकते हो जो इच्छा हो, ठीक है। रिकरिंग एनसीईआरटी कहती है, तो कोशिश करना रिकरिंग बोलो इसको। ये वो नंबर थे जो कि टर्मिनेट तो नहीं होते, चलते जा रहे देखो ये, लेकिन इसको हम पी बाई क्यू में लिख दिया था हमने इसको, ठीक है। तो ये थे कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। अब क्या हो, कोई ऐसा नंबर हो जाए, ध्यान से सोचना इस बात को, कोई ऐसा नंबर जो ना तो रिपीट हो रहा है और ना टर्मिनेट हो रहा है। दिखाता हूँ कैसा, ऐसा कुछ 3.404, 4004, 40004, 4000004, 32456, देख रहे हो? कोई फिक्स पैटर्न नहीं बन रहा है इसका, कुछ भी रैंडम बनता जा रहा है और चलता जा रहा है ऐसा ही नंबर। क्या ये रिपीट हुआ है कहीं पे? मतलब हम बार नहीं लगा सकते इसके ऊपर। जैसे यहाँ पे 763, 763, 763 बार बार रिपीट हो रहा था, तो हमने इसके ऊपर बार लगा दिया था। लेकिन इस टाइप के नंबर में ना ये तो ये रिपीट हो गया और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा, चलता जा रहा है ये। तो इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं क्या? इररैशनल नंबर। तो कौन से नंबर होते हैं, मैं सब चीज़ मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जो इररैशनल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग, जो कि ना ही रिपीट हो और ना ही टर्मिनेट हो, उन्हें हम बोलेंगे क्या? इररैशनल नंबर्स। क्या बोलेंगे? इररैशनल नंबर्स। तो इररैशनल नंबर के एग्जांपल हो गए जैसे 4.287627427428, कुछ भी रैंडम लिख दो, ये एक एग्जांपल हो गया किसका? इररैशनल नंबर का। बट ये बात ध्यान देना, एक मिनट इसको देखो जरा। 4.7827428649, ये क्या रिपीट हो रहा है क्या? हाँ, 7827428649 इस पे रिपीट हो रहा है। 7827428649 इस पे रिपीट हो रहा है। 7827428649 इस पे रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये कैसा है? ये तो रैशनल हो गया, क्योंकि इसको पी बाई क्यू में लिखना तो हमने सीखा था, जो रिपीटिंग होता है। तो इसको नहीं लिख सकते। जब भी आप कोई भी इररैशनल नंबर का एग्जाम्पल दो तो एग्जाम्पल ट्रूली रैंडम होना चाहिए, बिल्कुल रैंडम, जो आगे पीछे कहीं भी कुछ भी रिपीट हो रहा है। जैसे मेरे को अगर कुछ नंबर लिखना है, जैसे 5.2764279241112
3 2 4, रैंडम कुछ भी होना चाहिए, कोई चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है, बात समझे। तो अब सवाल आता है कि ये जो नंबर हैं ये एक्चुअल में होते हैं क्या। तो इर्रेशनल नंबर्स की जो खोज थी वो पाइथागोरस के टाइम से ही मतलब बात बन गई थी इसकी। उसने क्या करा, उसने एक ऐसा ट्राइंगल इमेजिन किया। मुझे एक बात बताओ, अगर एक ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल जानते हो तुम लोग, जिसमें ये 90 डिग्री होता है, ये हमारा हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो पाइथागोरस ने एक ऐसा ट्राइंगल इमेजिन किया जिसका बेस भी 1 है और जिसका परपेंडिकुलर भी 1 है। तो उसका उसने बोला हाइपोटेनियस बताओ जरा कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के, यही होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर 2 के बराबर हुआ, तो हाइपोटेनियस बराबर हुआ √2 के, राइट। स्क्वायर को वहाँ भेजते हैं √2 से। अब तो √2 जो है, हाइपोटेनियस कितनी आई इसकी, कितनी आई, √2। अब जो √2 है इसको डेसिमल में एक्सपैंड करते हैं, क्या करते हैं, इसको डेसिमल में एक्सपैंड करते हैं, कितनी होती है इसकी वैल्यू। ये शायद हमने 8th क्लास में सीखा भी था, है ना, जिसने पढ़ा है स्क्वायर रूट वाला चैप्टर। ये जो √2 है इसको अगर मैं एक्सपैंड करूँगा, एक्सपैंड करने के लिए 0.00 मैं कितने भी ज़ीरो लगा सकता हूँ, मतलब जितनी वैल्यूज़ मुझे चाहिए हो। अगर पॉइंट के बाद के 3 डिजिट चाहिए होंगे तो मैं 6 ज़ीरो लगाऊंगा, पॉइंट के बाद के 4 डिजिट चाहिए होंगे तो मैं 8 ज़ीरो लगाऊंगा इसमें, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड। उतने ज़ीरो हम पीछे लगाते थे, उसका डबल लगाते थे। तो कैसे करते थे इसको, 1 1 ज़ा 1 माइनस किया, 1 आया, ऊपर से 2 ज़ीरो उतरे, फिर ये क्या ले लेते हैं इधर से, 1 + 1 तो 2 हो गया, यहाँ पे 4, इधर भी 4, कितना होता है 24 4 ज़ा 96, इधर 4, ऊपर से 2 ज़ीरो। अब इसी तरह इसको मैं आगे नहीं कर रहा, कितना हो गया 1.4 हो गया लगभग, है ना। तो ये √2 की वैल्यू है ना, ये चलती जाएगी, मतलब जो आप इसको एक्सपेंड करने बैठोगे ना, ट्राई करना जिसको आता है, ठीक है। 24 को फिर 24 के पीछे कुछ लगाना, 1 1 पे लेना पड़ेगा वैसे तो इसको, मुझे लग रहा है, क्योंकि 2 2 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 4 1 पे लेना पड़ेगा, इधर भी 1, तो 241 ही आएगा, माइनस करना, फिर से उतारना नीचे, है ना। तो इस तरह से जब तुम पूरा का पूरा करते जाओगे तब तुम्हें पता लगेगा कि जो ऊपर जो ये डिजिट्स आ रहे हैं ये ना ही कभी टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही कभी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। करते जाना इसको कम से कम 10 बार रिपीट कर लेना, तब भी जाके तुम पाओगे कि ये ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ से पता चला था कि वो नंबर अगर किसी को ऐड करना नहीं भी आता तो भी कोई बड़ी बात नहीं, 9th क्लास में है भी नहीं है, ठीक है। तो वो नंबर बेसिकली पहचान मिली मेरे को एक और चीज़ की। कैसे पहचान मिली कि पहली बात तो वो नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। अब मुझे बताना, अगर मैं √2 को बताऊं, √2 कैसा है, इर्रेशनल ही है। अच्छा, √4 कैसा है, ये तो रैशनल है, क्यों, क्योंकि ये बाहर आ जाएगा रूट से, राइट। इसके बाद √7 ये कैसा है, इर्रेशनल, क्योंकि रूट से बाहर नहीं आ पाएगा कभी भी। तो जो रूट से बाहर ना आ पाए उसे हम इर्रेशनल की श्रेणी में डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा जो वेन डायग्राम था उसको एक बार याद दिला लेते हैं ताकि सारे नंबर्स एक बार समराइज हो जाए। क्या था, सबसे अंदर थे हमारे नेचुरल नंबर जो कि 1 2 3 ऐसे चल रहे थे, राइट। इसके ऊपर थे हमारे होल नंबर जो इसमें 0 1 2 ऐसे रिपीट हो रहे थे। इसके ऊपर थे हमारे इंटीजर, इसमें -2 1 0, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर सभी थे इसके अंदर। और इसके ऊपर थे हमारे इसको अलग से बनाना पड़ेगा हमें, ऐसे अलग से बनाना पड़ेगा, क्या हमें, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स, जैसे -4/3 4/3 0.5 -0.3, मतलब नेगेटिव वाले भी हैं इसके अंदर, है ना, नेगेटिव वाले फ्रैक्शन
और नेगेटिव वाली डेसिमल भी है इसके अंदर, पॉजिटिव वाले भी हैं। इन सबसे मिलके क्या बनता था हमारा, ये जो पूरा सेट है, इसको मैं थोड़ी सी इंक पिलाऊं जरा। तो ये जो पूरा सेट था, ये था हमारा रैशनल नंबर्स। इसमें सारी चीज़ इंक्लूडेड थी। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा इसके अलावा और भी कुछ है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं ना। इस रैशनल नंबर के अलावा एक और भी तो चीज़ है, क्या कहते हैं जिसको हम, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर मतलब जिसमें नॉन, जैसे ऐसे नंबर हो √5, √6। अच्छा इधर एक और नंबर आते हैं, है ना, होल में गिने जाएंगे, जो कि माइनस, जैसे √36, √49, ठीक है, इंटीजर्स में क्या आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा है माइनस का √36, ऐसा है, ये कैसा है, रैशनल है, रैशनल है, ये रैशनल है। कैसे, 36 बाहर आया, 6 बना, इधर माइनस लगा, तो ये तो नेगेटिव है ना, तो इसको इधर लिखना पड़ेगा हमें इंटीजर्स में। तो माइनस के √36 को, माइनस के √25 को, माइनस के √144 को हमें इंटीजर्स में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर देंगे बाहर निकलने के बाद, है ना। और अगर ये बाहर हो, जैसे माइनस ना हो इस रूट के आगे, तो इसे होल में रखना पड़ेगा हमें, समझ गए। वैसे तो इसको भी हम इंटीजर में रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इधर आते हैं हम √5, √7 या 1.43243649, ऐसे रैंडम कोई भी नंबर चल रहा है जो ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। 6 तो हो जाएगा ना, कैसे 6 बाहर आ जाएगा, 3 बन के बाहर आता है 6, जैसे 3.463242, ठीक है। अरे √6 जो होगा वो कैसे बाहर आ जाएगा भाई, ये तो 2 × 3 होता है, एक जोड़ा बनना चाहिए ना अंदर, तभी तो बाहर आएगा वो। अगर ऐसा होता √9 होता तो बनता ये √3 × 3, अब जोड़ा बनाए तब बाहर आएगा ये, अलग अलग पेयर थोड़ी बाहर आ जाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स याद कर लो कौन कौन से थे, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर थे हमारे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 81, 100, 1 नहीं 121, 144, 13 का 169, ऐसे करके चल रहे थे, है ना। तो ये नंबर्स आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट 30 तक तो याद होने चाहिए 9th क्लास के अंदर, है ना, तभी बात बनेगी। क्वेश्चंस के बीच में कहीं भी यूज़ हो जाएगा रैंडमली, ठीक है। खास करके फिजिक्स में देखना, जब फिजिक्स चालू करेंगे ना अपन, मोशन वगैरह पढ़ेंगे, तब देखना कितना हाई यूज़ आएगा इनका, पाइथागोरस वगैरह का। फिर से खैर, तो इर्रेशनल नंबर समझिए कौन कौन से थे। तो इन सबको मिला के एक बड़ा सेट बन रहा है, जिसके अंदर रैशनल भी है, इर्रेशनल भी है। इन सब को मिला के जो सबसे बड़ा सेट बनता है उसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। 10वीं क्लास तक रियल नंबर्स ही हैं, इसके बाहर का हमें 11वीं क्लास में पढ़ना है। इसके बाहर एक और टाइप के नंबर है जिनको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। वो खैर हमें बाद में पढ़ेंगे, उसको हम, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा अभी मैं। थोड़ा बहुत इसको उसके बारे में 10th क्लास में जानेंगे, हल्का बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पढ़ाऊंगा ना मैं। खैर सेकंड चैप्टर में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा उनके बारे में, लेकिन अभी डिटेल में तो हमें रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ना है। तो इतनी बात समझ आ गई, व्हाट आर रियल नंबर्स। यहाँ टॉपिक डाल लो, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं, अगर मैं सारे रैशनल नंबर्स को और इर्रेशनल नंबर को मिला लूं, तो जो बड़ा सा सेट बनेगा उसे हम रियल नंबर का सेट बोलते हैं। बात समझ गए सारे, रैशनल प्लस इर्रेशनल। रैशनल के अंदर सारे जितने भी पढ़े थे वो सारे ही हो गए बेसिकली अभी, ठीक है। अब थोड़ी एक दो बातें और इर्रेशनल नंबर्स पे, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पे। इर्रेशनल नंबर्स की ही बात कर रहे थे हम। एक बहुत अच्छा इर्रेशनल नंबर है जिसको हम बोलते हैं पाई, ठीक है। पाई की बात कर लेते हैं थोड़ी। पाई होता क्या है, इसको ऐसे दिखाते हैं हम पाई को, ठीक है। होता क्या है ये पाई, ठीक है। जो ये बात बता रहा हूँ ना, तुम्हें शायद कोई नहीं बताएगा इसे, ध्यान से समझना। किसी भी अपने टीचर से पूछना व्हाट इज़ पाई, ठीक है। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन जो आती है पाई की, पाई जो होता है वो रेशो होता है किसी भी सर्कल, मानो ये एक सर्कल है, क्या ये एक सर्कल है,
इस सर्कल के ऊपर मानो मेरे पास एक रस्सी थी, मैंने उस रस्सी को यहाँ पे रखा और ऐसे करते 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 पूरा 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 करते करते इसके ऊपर चिपका दी पूरी रस्सी, और उस रस्सी जहाँ पे आई मैंने कट करी, ठीक है, पूरी चिपका दी इसके ऊपर, ठीक है। अब उस रस्सी की मैंने लेंथ मेजर करी, है ना, मान लो वो लेंथ कितनी आई, वो लेंथ आई लेट अस से सरकमफ्रेंस के बराबर, आती भी है, अरे ये पूरी सरकमफ्रेंस ही तो है ना। फिर मैंने एक और रस्सी ली, ये सेंटर है सर्कल का, मैंने यहाँ से यहाँ तक रखी उसे, यहाँ से यहाँ तक, इसे क्या कहते हैं, डायामीटर, और ये आया हमारा डायामीटर। तो जब भी आप सरकमफ्रेंस को किसी भी सर्कल की उसके डायामीटर से डिवाइड करोगे तो आपको पाई की रेशो मिल जाएगी, जो कितनी होती है, लगभग 3.14 के आसपास होती है या 22/7 के आसपास होती है, तो वही नंबर आसपास मिलेगा आपको। इतनी बात समझ आई। पाई होता क्या है, सरकमफ्रेंस का डायामीटर से रेशो होता है। आप बोलोगे तो बड़ी बेसिक सी बात थी, सरकमफ्रेंस कितना होता है किसी भी सर्कल का, आप बोलोगे 2πr होता है ना। डायामीटर कितना होता है, रेडियस का दुगना। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है तो डायामीटर पूरा होता है यहाँ से यहाँ तक, तो रेडियस का दुगना, रेडियस से रेडियस गया, 2 से 2 गया, आया तो पाए ही, है ना। बात समझे। तो बस आपको इतनी बात याद रखनी है, व्हाट इज पाए। कोई भी सर्कल ले लो, अगर मैं छोटा सर्कल लूँ, उसकी सरकमफ्रेंस नापूँ, डायामीटर नापूँ, और फिर मैं रेशो निकालूँ इन दोनों की, सरकमफ्रेंस ऊपर डायामीटर नीचे, तो भी रेशो पाए के बराबर ही आएगी। अगर मैं बहुत बड़ा सर्कल लूँ, उसकी भी सरकमफ्रेंस, और चाहे कितने भी दुनिया में कोई भी सर्कल ले लूँ मैं, उसकी सरकमफ्रेंस का डायामीटर से जो रेशो निकलता है वो हमेशा पाए के बराबर निकलता है, ऑलवेज, चाहे कितना भी बड़ा सर्कल लो, चाहे कितना भी बड़ा छोटा सर्कल लो, ठीक है। अब बात वो डिपेंड करती है, अगर तुम इस एक्सपेरिमेंट को घर पे करोगे तो आपकी जो मेजरिंग टेप है वो कितनी एक्यूरेट है ना, आपने जो रस्सी लिया है वो कितने अच्छे चिपकी है उसकी बॉर्डर पे, आपने सर्कल बनाया वो कितना परफेक्ट सर्कल बनाया है, वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगी फिर वो बात, समझ रहे हो बात को। तो 3 के आसपास वैल्यू आएगी आपकी, और पाई की वैल्यू होती भी कितनी है, पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.14 होती है ना, तो आपकी वैल्यू 3 या 2.9 ऐसी वैल्यू आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, 3 और 2.9 बहुत दूर नहीं है। यस, समझ गए बात को। तो पाए जो है, ध्यान से समझना, पाए को हम बचपन से कैसे लिखते आए हैं, पाए को 22/7 लिखते आए हम, या फिर 3.14 लिखते आए हम, लेकिन ये दोनों ही वैल्यू पाए की अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं। क्या हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ है। अप्रॉक्सीमेट मतलब कि लगभग लगभग वैल्यू है। एक्चुअल में जो पाए की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ठीक है, ऐसे एग्जैक्ट तो यार मेरे को भी नहीं याद, पाए की वैल्यू शायद लिखी हो बुक में, पाए की वैल्यू नहीं लिखी, वेट एक मिनट देख के बताता हूँ मैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाए। तो जो पाए की वैल्यू होती है वो ट्रूली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। देखो मुझे क्यों नहीं याद, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ अभी, है ना, किसी को नहीं याद होती पाई की वैल्यू। तो ये देखो, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा, वेट, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो डिजिट्स लिखी हुई है सारी, देखो मैं ओपन करता हूँ इसको, थोड़ा जूम इन करता हूँ, ठीक है। शुरू होती कहाँ से, 3 पॉइंट, इधर देखो 3.14592653, चलते 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 कितने डिजिट्स हैं, ठीक है। ये डिजिट्स कभी ख़त्म नहीं होंगी, और है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स ये कैसा इर्रेशनल नंबर है, तो ट्रू वैल्यू याद रखने का कोई पॉइंट भी नहीं है। पहले मैथमेटिशियंस में ऐसी रेस लगती थी कि मैंने पाए की 200 डिजिट ढूंढ दी, मैंने पाई की 4000 डिजिट ढूंढ दी, मैंने पाई की 6000 डिजिट ढूंढ दी, क्या पॉइंट है इतनी सारी डिजिट ढूंढ के, ठीक है, जब काम हमारे 3.14 और 22/7 आ जाते हैं तो पाए की वैल्यू ऐसे 3.1459 ऐसे चलती 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 जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसे वैल्यू चलती है इसकी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है जो हमारा पाए होता है, ठीक है।
तो इसीलिए पाए को इर्रेशनल नंबर की श्रेणी में रखा जाता है। याद रखेंगे इस बात को, पाए इज अ इर्रेशनल नंबर जो कि कभी भी टर्मिनेट या रिपीट नहीं होता। बात समझ आई, कभी भी टर्मिनेट नहीं होता, कभी भी रिपीट नहीं होता। ये जो वैल्यूज हैं इसकी, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हैं, ये नॉट रियल वैल्यू। नॉट रियल का मतलब यार नॉट एक्यूरेट लिख देता हूं, आपको लगे रियल नंबर की बात हो रही है ना। बात समझ आई पक्का? अगर तुम थोड़े से अच्छे बच्चे हो तो तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ पे कि पाए को आपने यहाँ तो 22/7 यानी कि p/q के रूप में लिख दिया, तो इसे इर्रेशनल कैसे बता रहे हो? तो इसका आंसर मैंने अभी अभी दिया कि जो 22/7 है वो असली वैल्यू थोड़ी है, वो तो हमारी अप्रोक्सीमेशन है। एक ऐसा नंबर जो चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, उसको अप्रोक्सीमेटली कितना ले लें ये मुझे ये बताओ जो मेरा काम हो जाए जिससे। तो इसलिए 22/7 या 3.14 ले लेते हैं। खुद चेक करो, 3.14 के बाद चलती जा रही है वैल्यू, तो इतनी वैल्यू हमारे काम की है। कैलकुलेशंस इतनी बड़ी डेट से कैसे कर पाएंगे हम, है ना? तो ये हमारे काम की वैल्यूज़ हैं। और अगर आप उससे भी ज़्यादा जीनियस बच्चे हो तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जो पाए है वो सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का रेशो होता है। तो लिख तो दिया आपने p/q में, तो इसे इर्रेशनल कैसे कह रहे हो? ये बात एनसीईआरटी पूछती है हमसे। एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि बोलती है कि जो पाए है, पाए की डेफिनेशन है कि पाए सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का रेशो होता है, सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर का रेशो होता है। तो आप ये कैसा कह सकते हो कि वो इर्रेशनल नंबर है जबकि उसको हमने p/q के रूप में लिख दिया? ठीक है, इसका आंसर कुछ इस तरह से है, समझना। अगर इस लॉजिक से देखा जाए, √2 है जैसे ये, तो √2 को भी मैं p/q में लिख सकता हूँ। कैसे? √2/1 लिख दिया p/q में। इस लॉजिक से देखा जाए तो जब भी हम p/q में लिखते हैं ना, तो उसका एक छोटा सा रूल और होता है। जैसे मानो √3 है, इसको भी लिख दिया मैंने √3/1, लिख दिया p/q में, कोई दिक्कत। अब इसका छोटा सा लॉजिक ये है कि जब भी आप किसी नंबर को p/q में लिखते हो तो जो p है वो भी रैशनल होना चाहिए, q है वो भी रैशनल होना चाहिए। तो यहाँ पे रैशनल नंबर की मैं आपको एक बढ़िया सी डेफिनेशन देता हूँ, एक ऐसी पिन पॉइंट डेफिनेशन कि जो रैशनल नंबर होते हैं ना उसको हम p/q में तो लिख सकते हैं, लेकिन जो p है वो भी रैशनल होना चाहिए, और जो q है, छोटा q लिखा है मैंने, वो भी रैशनल होना चाहिए। p भी रैशनल होना चाहिए, q भी रैशनल होना चाहिए, और p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर मतलब कैंसिल आउट नहीं होने चाहिए। मतलब HCF p और q का अगर तुम निकालो तो 1 आना चाहिए HCF, मतलब 1 के पहाड़े में आने चाहिए दोनों के दोनों। ऐसा नहीं हो कि 2 के टेबल में भी कट रहे दोनों के दोनों, 3 के टेबल में भी कट रहे, तो कट रहे तो कैंसिल आउट करके लेना p/q में। जैसे अगर ऐसा लिखा है ना 14/7, तो अगर मैं पूछूं क्या ये p/q की फॉर्म है, तो जवाब है नहीं है p/q की फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये दोनों 7 के टेबल में आ रहे हैं। ऐसे लिख दो अगर मैं 2√2/2, अब 2 से 2 तो कट जाना चाहिए, है ना? तो ये भी p/q की फॉर्म नहीं है, ये भी p/q की फॉर्म नहीं है, ये भी p/q की फॉर्म नहीं है, ये भी p/q की फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर इर्रेशनल नंबर है। ये भी p/q की फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर इर्रेशनल नंबर है। बात समझ आई? ये भी p/q की फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इर्रेशनल नंबर है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बोलो, 2πr/2r, डायमीटर कितना था 2r। अब ऊपर तो आपने पाई का इस्तेमाल कर लिया तो वो तो इर्रेशनल ही हो गया सारा। बात समझे कहाँ गड़बड़ पड़ी? तो अगर हम पाए जो मेरा क्वेश्चन था ओरिजिनली, उसका आंसर ये बना कि पाए को मैं सर्कमफ्रेंस अपॉन डायामीटर के रूप में लिख सकता हूँ, लेकिन सर्कमफ्रेंस खुद ही एक इर्रेशनल नंबर है। बात समझे? यही वाली बात हो गई कि √2 को मैं √2/1 के रूप में लिख सकता हूँ, लेकिन √2 खुद ही एक इर्रेशनल नंबर है। तो ऐसे कैसे लिख दिया आपने? तो ये फॉर्म ही p/q की नहीं है, तो ये फॉर्म ही p/q की नहीं है। दैट मीन्स पाए एक इर्रेशनल नंबर ही है। बात समझ आई? पक्का? सोच लो, ये बात एनसीईआरटी पूछती है। अगर पूछे तो आप लिखोगे कि पाए इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, बट इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये p/q की फॉर्म में नहीं है, बिकॉज
इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q, P एंड Q शुड बी रैशनल, मतलब P और Q दोनों के दोनों रैशनल होने चाहिए. बट हेयर सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr एंड पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर. मतलब सरकमफ्रेंस खुद ही इरैशनल लिख दिया आपने. बात समझ आई? कुछ समझ नहीं आया लेकिन 100% आ गया. आगे बढ़ जाएं. तो क्या अभी तक क्या सीखने के लिए मिला हमें इस टॉपिक से? पॉइंट नंबर 1, पाई इरैशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है. पॉइंट नंबर 2, जब भी हम किसी को P बाई Q में लिखेंगे तो P और Q दोनों के दोनों रैशनल होने चाहिए. पॉइंट नंबर 3 कि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब कैंसिल आउट नहीं होने चाहिए दोनों. ठीक है. अच्छा, ये P बाई Q की फॉर्म है क्या? हाँ ये है, क्योंकि ये दोनों कट नहीं रहे, दोनों के दोनों रैशनल भी हैं. ये है P बाई Q की फॉर्म. समझ गए? बढ़िया. इरैशनल नंबर्स की एक आधी प्रॉपर्टीज देखते हैं, काम आएंगी तुम लोगों के. प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर मैं एक इरैशनल नंबर को एक इरैशनल नंबर से ही जोड़ दूं तो क्या एक इरैशनल नंबर ही आएगा? सोचो. तो जवाब है ऐसा जरूरी नहीं है. कैसे? मानो मैंने एक इरैशनल नंबर लिया, लेट अस से √5, उसको मैंने एक इरैशनल नंबर से ही जोड़ दिया, लेट अस से माइनस का √5. जोड़ सकते हैं, ये भी इरैशनल है, ये भी इरैशनल है. तो कितना आंसर आएगा इसका? 0. प्लस √5 से माइनस √5 कट गया, तो 0 कैसा है? 0 तो रैशनल हो गया. 0 तो बात समझे? तो इरैशनल नंबर को इरैशनल से जोड़ने पे क्या आता है? गलत जवाब. कुछ भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, इरैशनल भी आ सकता है. वो तो स्पेसिफिक एग्जांपल में आया ना रैशनल, तो इस एग्जैक्ट एग्जांपल में आया. अगर मैं ऐसा करता कि मैं 0 लेता, या 0 नहीं, मैं √3 लेता, इसको √2 से जोड़ता, तो ये तो वैसे जोड़ नहीं सकते हम, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा √3 जमा √2. लेकिन मैं इतना 100% श्योर हूँ कि √3 भी इरैशनल, ये भी इरैशनल, तो इरैशनल ही आएगा इनका आंसर जो भी आएगा. ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. जब इनको जोड़ेंगे तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आएगा. ठीक है. तो अगर हम इरैशनल को रैशनल से जोड़ते हैं या घटाते भी हैं, दोनों चीज लिख दी मैंने, जोड़ते हैं या घटाते भी हैं, इस पर ध्यान देना, तो कुछ भी आ सकता है. इट कैन बी रैशनल और इट कैन बी इरैशनल, दोनों ही चीज़ें आ सकती है. इरैशनल को मैंने आई से दिखा दिया, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए इतने में. कोई दिक्कत परेशानी अभी तक? जोड़ने घटाने पे हम कह नहीं सकते कि रैशनल को रैशनल से. अच्छा एक बात और, दूसरी बात, अगर मैं रैशनल को, इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं वैसे तो हम, खैर जाने दो, नाम कभी और बताएंगे. रैशनल को रैशनल से ही जोड़ूं तो क्या आएगा? तो ये तो पक्का रैशनल ही आएगा, ऑलवेज. कैसे? कोई रैशनल नंबर सोचते हैं -3, कोई दूसरा रैशनल नंबर छोड़ते हैं 3.2, इनको जोड़ा तो कितना आया? 0.2. ठीक है, देख लेना कैसे आया. ठीक है, अरे 0.0 कर लेना, फिर माइनस कर देना. ठीक है. तो रैशनल को रैशनल से जोड़ा, रैशनल ही आता है हमेशा, ये बात ध्यान रख लेना. ठीक है. और घटाने पे भी अगर मैं जब भी जोड़ने और घटाने की एक साथ बात करनी है तो मैं प्लस माइनस ऐसे लिख दिया करूँगा. मतलब चाहे आप प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, ये इक्वेशन सच है. ठीक है. कोई भी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से जोड़ने या घटाने पे हमेशा एक रैशनल नंबर ही आएगा. लेकिन इरैशनल को इरैशनल से जोड़ने घटाने पे रैशनल भी आ सकता है, इरैशनल भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. बात समझ आई? थर्ड पॉइंट जो मेरा मैं बना रहा हूं अभी तुम लोगों के लिए, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. रैशनल को मल्टीप्लाई करें अगर रैशनल से तो क्या आएगा बताओ? तो ऑफ कोर्स एक रैशनल ही आएगा. रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करके तो रैशनल ही आएगा. इसका तो मेरे को एग्जांपल लिखने का मन नहीं कर रहा. देख लो 4.2 को अगर तुम 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ रहा है. कोई सा भी एग्जांपल तुम सोच रहे हो सकते हो, ऐसा समझ रहे हो बात को? तो रैशनल तो कभी हमेशा रैशनल नंबर ही देंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो, जोड़ लो घटा लो, कुछ भी कर लो उनका. रैशनल को रैशनल के साथ कुछ भी करोगे वो रैशनल ही देगा हमेशा. इरैशनल में हमें सोचना पड़ता है. तीसरा नहीं, चौथा है. अगर मैं इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इरैशनल नंबर से तो क्या आएगा? सोचते हैं. मानो एक इरैशनल नंबर लिया मैंने, लेट अस से √3 लिया. मैंने एक और इरैशनल नंबर लिया, लेट अस से √5. कितना आया?
15। ये तो इर्रेशनल है भाई, 15 तो रूट से बाहर आएगा ही नहीं, इर्रेशनल है ये तो। लेकिन अगर मैं √3 को √3 से ही मल्टीप्लाई करता तो क्या आता, तो √9 आता, और ये तो बाहर आके 3 बन जाता, तो ये तो रैशनल हो गया भाई। क्या बन गया, तो इर्रेशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करके रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। इनका पूरा नाम लिख लेना, मैंने ऐसे छोड़ दिया। बात समझ आई? इर्रेशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करके रैशनल इर्रेशनल दोनों नंबर आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। समझ आई? एग्जांपल छोड़ रहा हूं मैं लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, ऐसे क्या हो कि अगर मैं रैशनल को मल्टीप्लाई करूं इर्रेशनल से, रैशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, गेस कर सकता है कोई? मानो मैंने रैशनल नंबर लिया √3, सॉरी सिर्फ 3, इर्रेशनल नंबर लिया √3, तो इधर कितना आया, 3√3, यही आया। ये तो इर्रेशनल है, कैसे? क्योंकि इसके अंदर रूट का नंबर है। लेकिन अगर मैं रैशनल नंबर लूँ, कौन सा, मान लो मैंने 0 ले लिया, मैं एक इर्रेशनल नंबर लूँ, इर्रेशनल में मैंने क्या ले लिया, √3 ले लिया, तो कितना आंसर आया, 0। ये तो रैशनल हो गया। तो अगेन इर्रेशनल और रैशनल दोनों आ सकते हैं, इर्रेशनल और रैशनल दोनों आ सकते हैं। डिवाइड में भी ये बात सच है, ठीक है। बात समझ गए मेरी? क्या क्या बोला मैंने? ये बात जो मैंने मल्टीप्लाई में सिखाई, ये बात डिवाइड में भी सच है। यहाँ पे भी ये बात जो मैंने मल्टीप्लाई में सिखाई वो डिवाइड में भी सच है। यहाँ पे भी ये डिवाइड में भी सच है ये बात, ठीक है। ये तो बस मैंने तुम्हें ये समझाया है कि कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो किस तरह से हैंडल करना उसे। बाकी तुम पूरा लिख लेना इसको अच्छे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अभी क्वेश्चंस आएंगे इसके, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं, चलो। एक बात और ध्यान रखना, ये बात, हमने 2 तरह के रूट पढ़ रखे हैं। स्क्वायर रूट पढ़ा है, क्यूब रूट पढ़ा है, किसी ने शायद 4th रूट भी पढ़ा हो, किसी ने शायद 5th रूट भी पढ़ा हो। अगर ऐसा है, मानो अगर स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर होता था 2 × 2, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसे हम 2 कह देते थे। याद है किसी को? याद है सबको? अब बोलोगे ये 2 क्यों लगा रहे हो अब यहाँ पे? ये इंडिकेट करता है कि ये स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर कहीं पे किसी ने क्यूब रूट के बारे में पढ़ा हो तो उसमें यहाँ पे छोटा सा 3 लगता था, और उसके अंदर ऐसा होता था, अगर कैसे होता था, 2 × 2 × 2, यानी कि इसको बोलते थे क्यूब रूट ऑफ 2 × 4, 4 × 2, ये कितना होता था, ये 2 होता था। याद है किसी को? एक और होता है इसके अलावा भी, अगर यहाँ 4th रूट है तो जैसे स्क्वायर रूट के अंदर 2 2 का जोड़ा बनता था, क्यूब रूट के अंदर 3 3 का जोड़ा बनता था, 4th रूट में 4 4 का बन जाएगा, 5th रूट में 5 5 का बन जाएगा, 6th रूट में 6 6 का बन जाएगा। बस 2 सिखा दी, बाकी तो बच्चे खुद ही इमेजिन कर लेते हैं, इसलिए सिखाते नहीं उसको। तो ऐसा है, अगर 2 × 2 × 2 × 2, तो ये चारों के चारों बाहर आ जाएंगे 4th रूट से। कितना बन जाएगा? 4th रूट ऑफ 16 कितना होता है? 2 होता है। समझ गए बात को? अगर यहीं पे ध्यान देना, कभी भी ऐसा लिखा है, मानो ऐसा लिखा है यहाँ पे 5 रूट ऑफ 3125, 5th रूट है ये, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ इसको ऐसे करना ही मत, ठीक है। इसको पता है तुम कैसे करना, इसको ऐसे करना, 5th रूट ऑफ 3125 ऐसे लिखा हुआ है, तो 3125 को ऐसे लिखो और पावर लगा दो इसकी 1/5, ऐसे लिख दो इसको। 5th रूट का मतलब ये है कि पावर इसकी 1/5 है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 3125 को? 3125 5 से करा, बोलना 5 625, 5 125, 5 25, 5 5, तो मैं 3125 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 की पावर 5 की पावर 1/5, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसे। पावर 1/5 थी ना ऊपर, ठीक है। पावर की पावर क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं वैसे तुम तो 5 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 मल्टीप्लाई करते हैं। इसे काटा तो 5 की पावर 1 यानी कि 5,
तो 3125 का फिफ्थ रूट कितना होता है? 5 होता है। समझ आई बात? अब यहीं पे सुनना है इस बात को मेरी। अगर ऐसा होता फिफ्थ रूट ऑफ 3125 की जगह मैं 2 कर देता, तो ये नंबर कभी बाहर आ पाता इस फिफ्थ रूट से? कभी बाहर ही नहीं आ पाता, नहीं आ पाता ना, क्योंकि 3125 परफेक्टली बन रहा था वहाँ पे। मैंने इसको हल्का चेंज कर लिया, रूट से तो बाहर आ नहीं पाएगा, फिफ्थ रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये जो नंबर था ये तो रैशनल था। कैसा था? लेकिन ये जो नंबर है जो फिफ्थ रूट को बता रहा है, ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट फिफ्थ रूट में आ ही नहीं रहा, तो ये इर्रेशनल हो जाएगा। तो कोई सा भी रूट हो चाहे, लेकिन अगर नंबर उससे बाहर नहीं आ पा रहा, ठीक है, तो उसे हम इर्रेशनल ही बोलेंगे। अगर कोई सा भी रूट है, जैसे ये सारे बाहर आ गए थे तो ये रैशनल है, ये सारे बाहर आ गए तो ये रैशनल है, ठीक है। अगर वो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा तो उसे हम इर्रेशनल ही बोलेंगे, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे वो क्यूब रूट हो, चाहे वो फोर्थ रूट हो, चाहे वो फिफ्थ रूट हो, चाहे वो nth रूट हो, कोई सा भी। nth रूट मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n तक कोई सा भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आई? चलो बाकी अगल करते हैं। तो इसके बाद इसी इंट्रोडक्शन वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स थे। एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर कहता है हमसे, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल इफ नो गिव 2 एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन ने बोला आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव, इसे पॉजिटिव लिखा हुआ है प्लस VE, इंटीजर्स इर्रेशनल। फिर अगर है तो मतलब वेरीफाई करना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे। कह रहा है आर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मतलब ये तो समझ गए, स्क्वायर रूट इस वाले रूट की बात कर रहा है, सेकंड रूट जिसको हम कहते थे, है ना, जो हमारा रेगुलर वाला रूट होता है। आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं, जैसे 3, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो कह रहा है ये इर्रेशनल है क्या? क्या ये रूट से बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, तो ये तो इर्रेशनल है, ठीक है। ये तो कैसा हो गया? इर्रेशनल हो गया। तो कह रहा है इर्रेशनल, पूरा ही लिख देते हैं इसको। तो ऐसे कह रहा है कि इसका सारे के सारे स्क्वायर रूट इर्रेशनल निकलेंगे या कुछ निकलेंगे कुछ नहीं निकलेंगे? तो जवाब है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो तो रैशनल हो जाएगा ना। जैसे ये है परफेक्ट स्क्वायर, फॉर एग्जांपल 36 हो गया, तो ये तो 6 बन जाएगा, तो 6 तो रैशनल होता है। तो इसका आंसर आप लिखोगे, यहाँ से लिखना शुरू करोगे, नो ऐसे लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज रैशनल। मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो रैशनल होता है। ये बात हम ऑलरेडी बढ़िया तरीके से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आर क्यूब रूट, बेसिकली सेम क्वेश्चन में स्क्वायर रूट की जगह क्यूब रूट बोला है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। इसका भी देख लेते हैं। ये भी हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर क्यूब रूट अगर ऐसा है, मान लो क्यूब रूट है, क्यूब रूट को थर्ड पावर से दिखाते हैं ना, थर्ड इधर पावर लगाए थे। तो अगर क्यूब रूट है किसका, मान लेते हैं 12 का, तो ये तो कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा, ठीक है। 12 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, तो तीनों एक जैसे होने चाहिए बाहर आने के लिए क्यूब रूट से, तो ये तो कभी बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये तो इर्रेशनल हो गया। ऐसा हो गया। लेकिन अगर क्यूब रूट हो किसी ऐसे नंबर का जो बाहर आ जाए, जैसे कि 27, हम जानते हैं कि जो 27 होता है वो क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है कि नहीं होता? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। कोई परेशानी इतने में? अभी थोड़ी देर पहले ही, मतलब लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/3, यही तो मतलब होता है इसका। तो 3 की पावर क्यूब, और इस थर्ड रूट की जगह मैं पावर 1/3 लगा सकता हूँ। पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया तो आंसर 3 आता है। अब बोलोगे तो हमें पहले ही पता था कि क्यूब रूट के अंदर 3 एक जैसे नंबर बन जाते हैं, तो तीनों में से कोई एक बाहर आ जाता है। लेकिन असली प्रोसेस ये होता है
क्यूब रूट का मतलब क्या होता है कि पावर 1/3 है उसकी, असली मतलब ये है इसका। पावर 1/3 से पावर 3 तो वैसे भी कट जाएगी, है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, देखते हैं। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल 3 कहता है 3 नंबर लिखने हैं। राइट 3 नंबर हुज decimal expansion is non-terminating and non-recurring, है ना, non-repeating लिखा है वैसे तो, non-repeating मतलब कि ना ही वो टर्मिनेट हो और ना ही वो रिपीट हो, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर। 3 पॉइंट पीछे कुछ भी लिख दो अब इसके, टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 3 4 3 2 4 3 6 4 2 3 2 डॉट 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 डॉट। एक एग्जांपल मैंने खुद लिख दिया, बस इस बात का ध्यान रखना कोई पैटर्न नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 2 3 2 4 3 4 ऐसे है ना, यहाँ पे 3 4 3 2 4 3 4 3 2 4 ऐसे मत कर देना कि रिपीट होने लग जाए वो, ठीक है, तभी तो इसको इरेशनल बोलेंगे। एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, बाकी के 2 आपको खुद लिखने हैं। इसमें कोई भी आगे नंबर लिखो, पीछे कुछ भी उल्टा सीधा लिख दो, डॉट 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 डाल के, ये रैशनल नंबर बनेगा। बस उसमें से कोई पैटर्न नहीं बनना चाहिए, इस बात पे ध्यान रखना आप, ठीक है। और ऐसे कौन से नंबर होंगे सोचना, ये तो खैर डेसिमल वाले नंबर हो गए ना। और अगर नंबर के लिखने के लिए बोलूँ तो वो कौन से नंबर हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा जैसे √2 √5 √7। क्या √9 होगा? नहीं, 9 3 का स्क्वायर होता है, 3 3 9, तो ये तो नहीं बनेगा। √10 होगा क्या? हाँ होगा। तो ये बने हमारे, ये जो नंबर हैं इनका जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बनेगा। और इस तरह की डेसिमल आएगी इसमें, कुछ चलते चलते ना ही टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, अब देखो यहाँ से आगे के क्वेश्चन करने के लिए मैं चाहूँगा कि आप रूट की वैल्यू सारी याद रखो। कैसे? मैं याद रख देता हूँ तुम्हें। √1 जो होता है वो लगभग वो 1 के ही बराबर होता है, ये बात हम जानते हैं कि 1 को मैं 1 × 1 लिख सकता हूँ, जोड़ा बन गया, बाहर आ गया। √2 जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.4 के बराबर होता है, मतलब 1.4 ऐसे चलता जाता है, डॉट 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 ऐसे, है ना। एग्जैक्ट पूरी वैल्यू तो देखो मुझे याद नहीं, क्योंकि किसी को नहीं याद हो सकती पूरी वैल्यू, तो रूट इरेशनल नंबर्स की वो तो चलता जाता है ना। तो आगे के हम 1.41 तक याद रख लेते हैं इसको, 1.41, है ना। एक सेकंड रुकना ज़रा। हाँ 1.41। √3 की जो वैल्यू होती है ये लगभग 1.73 के आसपास होती है, 1.73। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ बता रहा हूँ, काम आएंगी थोड़ी देर में, बता रहा हूँ मैं जैसे मैं, बस इसको यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है। √4 की वैल्यू अगर आप पूछो तो आपको तो यार 2 ही होती है, तो इसे तो याद ही रखना हमें, ठीक है। तो √5 को देखते हैं। √5 लगभग कितना होता है? √5 लगभग होता है 2.23। √6 कितना होता है? लगभग 2.44। और सीधा फिर बस इतना बहुत है, इतना याद रखो बस, ठीक है। बाकी अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लिखवा दूंगा वैल्यू, ठीक है। तो इतनी वैल्यूज़ हमें याद रखनी है, इतनी वैल्यू लर्न कर लो, आपको किसी भी समय याद होनी चाहिए वैल्यूज़, ठीक है। अब देखो मैंने क्यों बोला ऐसा, क्वेश्चन है देखना अगला। एग्जाम्पल 4 में क्या कह रहा है, ध्यान देना मेरी बात पे। एग्जाम्पल 4 में कहता है कि एक रैशनल, इंसर्ट अ रैशनल एंड इररैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, ठीक है। 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में एक रैशनल और एक इररैशनल नंबर बताना है हमें, बता देंगे कोई दिक्कत नहीं। 3 और 4 के बीच में लेट अस से मुझे एक रैशनल नंबर बताना है। रैशनल, इन दोनों के बीच में 3.5 आता है,
पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा, कैंसिल आउट करा 7/2 मेरे ख्याल से, है ना। तो ये तो मिल गया, एक रैशनल नंबर मिल गया। अब इररैशनल नंबर के लिए क्या करेंगे हम, मुझे पता है इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर है और इनफाइनाइट रैशनल नंबर है, तो कोई सा भी एक बता दो, बता देते हैं। 3.42365 कुछ भी लिख दो उल्टा सीधा, मिल गया इररैशनल नंबर। अरे चलता जाएगा यार ये इररैशनल है क्योंकि, और देखो 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 3.4 है, समझ रहे हो बात को, इन दोनों के तो बीच में ही है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहता है एग्जाम्पल नंबर 5 में, एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखा हुआ है राइट टू इररैशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में 2 इररैशनल नंबर बताने हैं। 2 इररैशनल नंबर, 2 इररैशनल नंबर बताने हैं 1/7 और 2/7 के बीच में। 1/7 की वैल्यू लगभग निकाल लेते हैं, 2/7 की वैल्यू लगभग निकाल लेते हैं, उनके बीच में क्या आएगा फिर वो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो जो 1/7 होता है, अरे इररैशनल नंबर निकालना है यहाँ पे। इररैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के लिए डेसिमल वैल्यू तो चाहिए होगी ना हमें, तो इसको पहले मैं डेसिमल में कर लेता हूँ। 1/7 को 1 इधर 7 इधर, 0 पॉइंट कितना हुआ बताना, 0 लगा 1 पे 7, फिर 3 पॉइंट से 0 हो गया, 7 चौक 28, तो लगभग 0.14 बहुत है इतनी मेरे लिए वैल्यू, है ना। ये कितना हो गया, 0.14 हो गया लगभग 1/7 है। ये ऐसा निशान क्यों लगाता हूँ, अगर इक्वल लगा दूँ मैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये दोनों बराबर है, हालांकि ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए मैं अप्रॉक्सीमेशन का निशान लगाता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं। ठीक है, हालांकि इसकी वैल्यू और आगे चल रही है जो कि मैंने नहीं सॉल्व करी। ठीक है, इसके बाद 2/7 भी निकाल लेते हैं ऐसे। जब तुम निकालोगे तो मेरे ख्याल से 2/7 लगभग 0.28 के लगभग बराबर आएगा। मुझे कैसे पता, क्योंकि 1/7 इसका डबल है, तो 14 का डबल 28 होगा, है ना। चेक करके देख लेना कोई। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का कोई नंबर चाहिए, एक इररैशनल, 2 नंबर चाहिए वैसे तो, 2 इररैशनल नंबर। तो 14 और 28 के बीच में 15 आता है, तो 0.15, अब पीछे कुछ भी लिख दो क्योंकि इररैशनल चाहिए हमें। देखो ना 14 और 28 इनके बीच में आ रहा है, पीछे कुछ भी लिख दो, जैसे 1 2 3 4 3 2 4 2 4 8 0 0 से लिख दो, एक नंबर मिल गया। बाकी का दूसरा खुद सोच सकते हो। 14 और 28 के बीच में 20 भी आता है, 0.2 1 2 3 4 4 6 2 4 3 2 कुछ भी लिख दो, मिल गए 2 इररैशनल नंबर। और हैं किसके बीच में, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और इन दोनों के बीच में ही है। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6 में कह रहा है इफ टू रैशनल एंड इररैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। ओके, √2 और √3 के बीच के 2 रैशनल और 2 इररैशनल नंबर चाहिए हमें, कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, ये 6 है। √2 एंड √3 के बीच के 2 तो चाहिए रैशनल और 2 चाहिए क्या, इररैशनल। कैसे करेंगे, हमें पता है इररैशनल नंबर निकालने के लिए हमें डेसिमल चाहिए होती है, इसीलिए मैंने बोला कि √2 की डेसिमल वैल्यू आप याद रखो, कितनी है, जो कि लगभग कितनी है 1.41, और √3 की कितनी है, लगभग 1.73, है ना। अब इन दोनों के बीच का 2 रैशनल निकाल देते हैं। पहले रैशनल के लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता। 41 और 73 के बीच का 42 कर लेते हैं, इसका जस्ट अगला 1.42 लिख लेते हैं। इन दोनों के बीच का ही है 141, और 141 और 173 के बीच में ये कहीं, और टर्मिनेट हो गया। इसके बाद ये जो है ना, ये जो काम करा है मैंने, इसको कहीं साइड में करना, ठीक है, क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू ये थोड़ी है। चलो लिख भी लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात समझ आई, इन दोनों के बीच का है कि नहीं है, और टर्मिनेट हो गया मतलब रैशनल भी है। क्या इसको रैशनल की फॉर्म में यहाँ पे छोड़ सकते हैं, नहीं,
क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि रैशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में छोड़ना होता है। 142 अपॉन में 100। अब मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। एक और ढूंढ लेते हैं, अगला 1.43 कर लेते हैं, जस्ट इसका अगला ही, इन दोनों के तो बीच में ही है अभी भी, तो इसको भी कर लेते हैं 143 अपॉन में 100। ये तो कैंसिल आउट हो ही नहीं रहा, ठीक है। इन दोनों के बीच के दो रैशनल नंबर तो हमें मिल गए, इरैशनल नंबर भी ढूंढ लेते हैं। इरैशनल कैसे ढूंढते हैं? इन दोनों के बीच का कोई भी एक नंबर लिखो, पीछे उसे कुछ भी लिख दो, जो मर्जी, जैसे 1.45 इन दोनों के बीच में, अब पीछे कुछ भी लिख दो, 3 2 4 3 2 3 6 3 2 डॉट 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 डॉट। एक और दूसरा खुद से लिख देना आप, समझ गए? दो रैशनल बताने थे, दो इरैशनल बताने थे, रैशनल बता दिए, एक इरैशनल बताया, दूसरा आप खुद से लिखना, ठीक है। फास्ट हो रहा है, ज़्यादा है, समझ आ रहा है? चलो बढ़िया। इसीलिए मैंने बोला था कहीं भी यूज़ में आ जाती है वैल्यू, ये जो वैल्यूज़ हैं, नहीं तो तुम बार बार ऐसे करके निकालनी पड़ेगी तुम्हें। रूट 10 तक वैल्यूज़ याद ही कर लो, मैं तो कह रहा हूँ सबकी, पॉइंट के बाद के दो नंबर बस, और नहीं तो चलता जाएगा ना, कितनी वैल्यू याद रखोगे? पाई की वैल्यू भी पॉइंट के बाद के दो नंबर याद रख लो, 3.14, इतना ही तो होता है पॉइंट के बाद के दो नंबर, और इतनी तो वैल्यू में पहले ही आती हैं। खैर, इसके बाद क्या कहता है? फाइंड टू रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू बिटवीन दिस एंड दिस। देखना, एग्जाम्पल नंबर 7 यहाँ पे लिखा हुआ है, एक नंबर है 0.34 344 3444 34443, इस तरह चल रहा है, समझ रहे हो ना? चार, इधर एक बार चार था, इधर दो बार चार था, इधर तीन बार चार था, इधर चार बार चार था, अगले में 5 बार आएगा, इस तरह चल रहा है। क्या ये टर्मिनेटिंग है? नहीं। क्या ये रिपीटिंग है? नहीं। तुम्हें लगेगा ऐसा देखने से नहीं कि पैटर्न तो मिल गया मेरे को, लेकिन वो पैटर्न रिपीटिंग पैटर्न थोड़ी है, 4 का नंबर हर बार बढ़ता जा रहा है, तो इरैशनल नंबर है। इसके बाद 0.363663 0.363663, ठीक है। इसके बाद 3 बार 6 हो जाएगा, फिर 4 बार 6 हो जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरह चल रहा है, ठीक है। तो क्या बोला? इन दोनों के बीच के हमें दो रैशनल नंबर लिखना है जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। इन दोनों के बीच के 2 रैशनल नंबर लिखने हैं, लिख देते हैं। कैसे? इधर क्या है? पीछे का भूल जाओ सारा, 0.34 है इधर, इधर 0.36 है ना? चलो तुम तीन डिजिट देखो, इधर इसके 3 डिजिट देखो, इसके 3 डिजिट देखो। इधर 343 यानी कि 343 है, इधर 363 है। इन दोनों के बीच के कोई भी दो नंबर हम लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। इसके जस्ट बाद क्या आएगा? 0.344 हो जाएगा जस्ट, इसके बाद टर्मिनेट कर दिया मैंने, मतलब रैशनल हो गया। फिर इसके जस्ट बाद कौन सा आएगा? 0.345, इन दोनों के बीच में ही है। पी बाई क्यू में कैसे लिखेंगे? पॉइंट हटाओ, कैंसिल आउट कर लेना, ये 2 से कट रहे हैं दोनों, नहीं 4 से कट रहे हैं, हाँ 4 से कट रहे हैं दोनों, और ये 5 से कट रहे हैं। 1000 आएगा, हाँ 1000 आएगा, 3 0 है ना नीचे, ठीक है। तो अब तो पक्का, हाँ ये 4 से कट रहा है और ये 5 से कट रहा है, कैंसिल आउट कर लेना इनको। अच्छा, इसमें क्या आंसर मैच होगा हमारा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में इन्फाइनाइट नंबर्स हैं, हो सकता है उन्होंने कौन सा लिया हो, तुमने कौन सा लिया हो, ठीक है। तो जब भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर या इरैशनल नंबर निकालने का क्वेश्चन आता है, वो कभी भी आपका मैच नहीं होगा, ध्यान रखना। हो जाए तो हो जाए, क्या पता तुक्का लग जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। यहीं पे ये तुम्हारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है, इंट्रोडक्शन यहीं पे ख़त्म है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1C,